हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो कि यार बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी पढ़ लिया है और भी कई सारे चैप्टर्स पढ़े हैं हमने, तो तुम बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में क्या रिलेट कर पाओगे, क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेक्चर वाइज हम अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग तुम लोग सारे के सारे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर चुके होंगे, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर्स के। तो अब जो हमारे चैप्टर हैं उनमें अपकमिंग चैप्टर्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास का एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सा नेचर मिलता है ठीक है, तो आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। हमारी ये जो सीरीज है ये नीट और सीयूटी के रिगार्डिंग है वैसे तो, लेकिन सीयूटी के लिए ओनली 12th का सिलेबस है तो उसके लिए अलग सीरीज है, और नीट के लिए फाउंडेशन सीरीज में 11th के जो टॉपिक्स हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने बोला कि भाई बायोमोलिक्यूल्स की जब बात की जाती है तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में, सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स में जो टॉपिक्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहला है कि केमिकल कॉम्पोजिशन को कैसे एनालाइज किया जाए, ठीक है। एक छोटू सा टॉपिक है जिसमें हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब बायो प्लस मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल किससे बने होंगे, एटम से बने होंगे, किसी एलिमेंट से बने होंगे, किसी और मिनरल से बने होंगे। तो हमने बोला कि ये सारी चीज़ें जो है ये हमें डिस्कस करनी है। अब किस केमिकल में या किस मॉलिक्यूल में कितना केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी हम प्रॉपर वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब हमने बोला कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। किसी मेटाबोलाइट की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, तो उसकी बात करेंगे प्रॉपर हम। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स देखेंगे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर के लिए। इसमें हमें प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स देखने को मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे बॉन्ड्स का, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे नेचर ऑफ बॉन्ड है, लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ठीक है। जो भी पॉलीमर बनता है वो मोनोमर यूनिट से बनता है। वो मोनोमर्स जब यूनिट अपनी एक साथ कंबाइन करते हैं तब जाके पॉलीमर बना पाते हैं। अब ये मोनोमर बनते कैसे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, बॉन्ड लिंकिंग की वजह से बनते हैं। अब ये बॉन्ड लिंकिंग कौन सी है, कौन सा कहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से मॉलिक्यूल में, किस कार्बन एटम के बीच में है, ऑक्सीजन एटम के बीच में है, ठीक है, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, कैसे, हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक होगा जिसका नाम होगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड में भी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बारे में। हालांकि थोड़ा सा अब सिलेबस में जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें थोड़ा सा कम है और लगभग है ही नहीं, बट फिर भी हम मेटाबॉलिज्म की वहाँ पर बातें कर चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे हमारे अंदर इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, या कैसे होता है, ठीक है, वर्किंग कैसा है इसका, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, इसके बाद लिविंग स्टेट आ गई, एंड देन फाइनली एक हमारे पास में टॉपिक आता है एंजाइम्स, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारे पास में ये जो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले तो, कि ये जो चार हमारे पास बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे ए टू जेड, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम बोले अगर, तो हमारे पास में मैक्रोमोलिक्यूल का डेफिनेशन, कि एक मैक्रोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे। तो नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि यार मैक्रो है तो मतलब कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होता है तो वो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है तो ये एक छोटे छोटी 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 यूनिट से मिलकर बना है। तो ये मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं ये इनको बनाती हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके बनते हैं। अब छोटे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते रहेंगे तो एक लार्ज यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसे हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बोला कि भाई जो भी चीजें यहाँ पर हम देखने को मिलती है हमें, वो सारी चीजें हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है, या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं स्पेसिफिक फंक्शन वाली होती हैं, जिससे कि हम आगे के जो फंक्शन हमारे वो कर सकें, ठीक है। अच्छा, 11th क्लास का टॉपिक है सर, आप क्या क्या बातें बता रहे हो।
ऐसा नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ जिसमें हम पॉइंटर्स देख चुके हैं कि एनसीईआरटी के पॉइंटर्स क्या हैं, और उसके अलावा हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस देखा जाएगा तो क्या बोलोगे तुम कि भैया रन थिंक ड्रॉ, मतलब सारी चीजें ये बॉडी की तो है ना, तो बॉडी जो है उसमें एनर्जी जो भी होगी तो उसका भी यही स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा सेल जो है वो फंक्शन करता है रिप्रोडक्शन के लिए, सेल डिवीजन करता है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से आता है। और भी कई सारे मटेरियल्स हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, और इन सारे मटेरियल्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करके हमारे पास में एक फॉर्मेशन बनाया जाता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, जिनकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए जी, अब हमने क्या बोला, हमारे पास में चार मेन टाइप्स हैं। ठीक है, चार मेन टाइप्स में हमने क्या बोला कि सबसे फर्स्ट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, देन सेकंड है हमारे पास प्रोटीन्स, थर्ड है हमारे पास लिपिड्स, एंड फोर्थ वन इज द न्यूक्लिक एसिड। अब लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं, अलग अलग मोनोमर यूनिट्स देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की मैं प्रॉपर बात करूं तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि भैया जो हमने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम, जो हमने स्टार्च जो होता है जो किस में स्टोर होता है, प्लांट्स में स्टोर होता है। अब ये स्टार्च जो है यही तो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च ही तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपरली बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि जैसे ही मैं कोई चीज खाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए बनाना है, मैंने बनाना एकदम जैसे ही खाया उसके बाद मुझे एनर्जी मिलेगी, ऐसे ही मैंने एप्पल खाया या कुछ और ऐसा कोई फ्रूट खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर अमाउंट में है, लगभग फ्रूट्स में होता है, तो मैंने कहा कि जैसे ही मैंने खाया एनर्जी मिली, मुझे हाथों हाथ एनर्जी मिलेगी, क्विक एनर्जी मिलेगी, यानी कि बहुत ही कम टाइम में हम एनर्जी सब्स्टिट्यूट्स को हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं वाया द कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात आती है तो मोनोमर यूनिट्स में हम क्या बोल रहे हैं कि मोनोसेक्राइड्स, जिनको हम शुगर्स भी बोलते हैं, ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स या शुगर यूनिट्स जो है वो यहाँ पर कंबाइन होती है, वो यहाँ पर हमें मिलती हैं, और इन मोनोमर यूनिट्स से हम क्या बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना होगा। अब कार्बोहाइड्रेट ये पूरा का पूरा एक पॉलीमर है, इससे अब हमने बोला कि बना किससे है, तो छोटी 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 यूनिट से बना है, और इन यूनिट्स की बात करें तो हम बोलते हैं इनको मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स यानी मोनोसेक्राइड से क्या बनते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल जैसे कहाँ पे मिल सकता है, हमने बोला कि भैया जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, इसके अलावा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेड का, तो ब्रेड में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। आया समझ में, जितना भी मतलब अनाज वगैरह है वो सारा का सारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें शुगर आया। अब दूसरी बात करें अगर तो प्रोटीन्स की बात है, प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, तो हमने बोला बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं बॉडी टिश्यूज को। मोनोमर यूनिट्स इनके क्या है, अमीनो एसिड्स। इनकी मोनोमर यूनिट्स जो है ना वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर अमीनो एसिड्स यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कुछ ना कुछ जेनेटिक कोड बनाने वाले हैं, और जेनेटिक कोड बनाने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए ये बनते हैं। अब प्रोटीन बना तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि बाय चांस जैसे GUA, ये अलग अलग टाइप के क्या हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। इन्होंने एक ट्रिपलेट फॉर्मेशन बनाया, एक ट्रिपलेट बनाया इन्होंने, और इस ट्रिपलेट से इन्होंने क्या बनाएंगे, ये बाद में जाकर प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस करेगा उसके फीचर्स को। ठीक है, तो जो भी उसके फीचर्स होंगे वो सबके सब वहां पर क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। तो प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में रिपेयर का और बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, मीट, बीन्स, इसके अलावा जो हमारे पल्सेस वगैरह हैं उनसे हमें ये सोर्सेस मिल सकते हैं, और प्रोटीन्स वगैरह जो भी हमारी बॉडी में नेचुरली मिलते हैं वो तो होते ही हैं। चार मेन टाइप के माइक्रोमोलिक्यूल्स में दो हम देख चुके हैं, दो अब हमारे पास बचे हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की बात की जाए तो हमने बोला लिपिड्स की बात करते हैं। फंक्शन क्या है जी, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करके रखता है, बॉडी को इंसुलेशन देता है। हम सर्दियों में देखते हैं ना भैया, हमने क्या खाया, हमने खाया भैया गोंद के लड्डू, ठीक है, बादाम के लड्डू, घी के लड्डू, जो भी है। हमने बोला कि ये जो सारी चीज है ये क्या है, ये लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल यानी फैट है। अब ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो जैसे कि यहाँ पर हम लिपिड मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं।
यानी कि मैंने एक लड्डू खाया, मुझे हाथों हाथ एनर्जी नहीं मिलेगी, आराम से वो पर्टिकुलरली डाइजेस्ट होगा, उसमें से फिर एब्जॉर्प्शन होगा फैट का, वो फैट जो है वो मेरी टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा और फिर बाद में जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तब वो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो यानी कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्सेज हैं। इसके अलावा इनकी मोनोमर यूनिट्स जो है वो क्या हो सकती हैं, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, 11th वाले बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो हमने बोला था कि भैया फैटी एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैटी एसिड ये, और प्लस में क्या मिल जाए, अगर ग्लिसरॉल मिल जाए तो हम बोलते हैं कि क्या बन जाता है, फैट बन जाता है। तो ये चीज है यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास में एग्जांपल्स हैं, तो उसमें ऑयल, बटर, कुछ भी, घी, ऑयल, बटर और भी कई सारी चीजें, ठीक है, उन सब में हमें क्या देखने को मिलेंगे, लिपिड्स देखने को मिलेंगे। मेन बात क्या है, मेन बात ये कि लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। लॉन्ग टर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो हमें एकदम से जब अचानक से रिक्वायरमेंट होगी तो, और हमारे पास में अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है क्विक एनर्जी के लिए, तो फिर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो उनका क्या फंक्शंस है, तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो बोलता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और आगे ट्रांसमिट करवाते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करवाने के लिए हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, पहला आरएनए हो सकता है, दूसरा डीएनए हो सकता है। तो ऐसे करके हमारे पास में दो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, आरएनए, डीएनए, जिनका हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर। और इनकी मोनोमर यूनिट्स की बात की जाए पर्टिकुलरली तो है न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। ये मोनोमर्स जब जुड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड। आया समझ। तो यहां तक हमने जो देखा, इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करी जाए तो हमने बोला कि हमारे पास में 4 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा। अब एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी चाहिए वो क्या है, देखो, ये जो भी मोनोमर्स हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, ये बात हमने सोच ली, देख ली, पढ़ ली। अब हम ये बोले कि भैया कैसे बना रहे हैं, ये चीज कौन बताएगा। तो हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास में बन रहे हैं वो छोटी 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 मोनोमर यूनिट से बन रहे हैं। ये जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स हैं इनके बारे में अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि भैया छोटी छोटी ईंटें हम यूज करते हैं एक पूरी दीवार बनाने के लिए, सेम वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर वही हमें जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो इनको जब हम एक साथ लगा देंगे तो हमें मिलते हैं मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक टू फॉर्म स्टार्च। कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में लिंकिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, फिर स्टार्च बनाते हैं। और स्टार्च क्या है, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है प्लांट्स के अंदर। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी कि स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर एनर्जी जो स्टोर्ड है वो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स में स्टोर है और उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए भी वहां पर मोनोमर यूनिट्स लगी होंगी। सही है। उसके अलावा हमने बोला कि भैया लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, इन सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स का लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है। तो हमने बोला कि हम कई सारी चीजें पीछे देख चुके हैं, जैसे कि ब्रीदिंग में इनका रोल है, हार्ट बीट में रोल है। इसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो और क्या क्या कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को कार्ब फ्यूल देते हैं, प्रोटीन्स जो हैं उनसे एंजाइम्स बनवाते हैं ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके, और भी कई सारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो सके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट कर सके। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हमने बोला कि हमारी बॉडी की वो वाली रिएक्शन जिनकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, हमारे सेल सरवाइव कर रहे हैं और सेल्स को एनर्जी मिल रही है और सेल एनर्जी को लेकर वहां पर कुछ नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को भी रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लिपिड्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वहां पर प्रॉपर एक कवरिंग बना के रखते हैं। दूसरा, वहां पर जो भी न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो वहां पर हमें प्रोवाइड होता है पूरा का पूरा। जैसे कि बाउल मूवमेंट हमने सुना है, उसमें हमारा जो नेचर है वो फैटी नेचर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आसानी से कोई भी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स की बात की जाए तो भैया डीएनए है, आरएनए है। ये डीएनए आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स हैं। ये जेनेटिक मटेरियल्स हमारी हेल्प करते हैं जेनेटिक फ्लो बनाने में। जैसे मैंने बोला कि भैया मेरी शादी हुई है तो मैं अब क्या करूं, मेरे बच्चे जो हैं उनमें मेरे फीचर्स दे दूं। अब मेरे फीचर उस बच्चे में कैसे जाएंगे, तो हमने बोला जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाएंगे। एंड जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर जैसे कि कौन है, डीएनए। सही है, ठीक है।
तो ये सारी कुछ बातें थी मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जो हमें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। हमने एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है कि यहाँ पे कैसे कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उनको स्टडी किया जाएगा। अब हम प्रॉपरली अगर बात करें तो ये एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं या हेडिंग्स हैं या टॉपिक्स हैं जो हमें इस वाले पूरे के पूरे सेशन में डिस्कस करने हैं, स्टडी करने हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे हम एक तो देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है और क्वाटरनरी क्या है। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, एंजाइम्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। उनके अंदर हमें कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, ठीक है, ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी, तो उनको भी हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है कि एक एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, एक्टिवेशन एनर्जी उनमें कैसे डेवलप होती है, किसमें हाई होती है किसमें लो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का इन पर क्या फर्क पड़ता है, इनके प्रोडक्ट पर क्या फर्क पड़ता है, सारी की सारी बातें हमें इस वाले टॉपिक में या चैप्टर में करनी है। तो ये पूरे के पूरे हमारे टॉपिक्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स के सारे पॉइंटर्स के बारे में बात की है। और बायोमोलिक्यूल्स जो है, देखो सीधी सी बात है, एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि भाई हमारे पास में ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये बात की जाए तो हम क्या बोल देंगे कि भैया यहाँ पे देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये बात बताओ कि यार मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो एसेंशियल है ना लाइफ के लिए, लाइफ के लिए क्या है, एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर लाइफ, सही बात है। अब हमने बोला कि लाइफ के लिए अगर एसेंशियल है ये मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स एक तो प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए, प्रोवाइड करवाने के लिए इनका कोई सोर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो वो प्रोवाइड कैसे होगा, सोर्स कहाँ से मिलेगा, सोर्स कौन होगा, वो सारा डिस्कशन होगा यहाँ पर। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अदर अदर प्रोसेसेस को कैसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेगुलेट कैसे करते हैं, कैसे वो वहां पर उनको प्रोसेसेस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको कैसे रेगुलेट करता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो लिंक कर सकते हैं और हर चैप्टर में लगभग हम बायोमोलिक्यूल्स का यूज कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पर हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो किससे रिलेटेड होगी, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड होगी। तो यानी बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर है वो जस्ट एक चैप्टर नहीं है, वो एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है जो हमें हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं मिलेगा, और हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई तो हम उसके नेचर को समझ सकते हैं, उसके इफेक्ट को समझ सकते हैं कि वहां पर वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो अपना क्या इफेक्ट छोड़ने वाला है, उसकी वजह से वहां पर क्या होने वाला है, कितना असर पड़ेगा, क्या चीज होगी, वो सारी बातें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, किसके लिए, बायोमोलिक्यूल्स के लिए। अब हम पर्टिकुलर इसको स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना, तो बने रहिए, देखते रहिए, आते रहिए और जाते रहिए, लेकिन प्लीज पढ़ते जरूर रहिए क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हुआ तो फिर तो क्या ही है, ठीक है। सो ये हमारा आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये बताने के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है, ठीक है। सो प्रिपेयर हो जाइए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एनर्जेटिक वे में प्रिपेयर होना है ताकि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को, सारे के सारी चीज को एकदम अच्छे से रेगुलेट कर पाए, और हर एक पॉइंटर्स को, हर एक यहाँ पर छोटे से छोटा पॉइंट भी है ना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना बायोमोलिक्यूल्स की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूल्स जो है उनका नेचर कहाँ से आया, सोर्स कहाँ से आया, इफेक्ट क्या है, और भी कोई चीज है तो वो क्या चीज है, तो वो सारी बातें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो प्लीज अपना बहुत ही अच्छे से टाइम यूटिलाइज करो, अपनी सारे के सारे नोट्स जो है उनको प्रिपेयर करो, और रिवीजन सीरीज को पक्का पक्का देखो, ठीक है। रिवीजन सीरीज चालू होने वाली है, इसके अलावा पीवाईक्यूज लगाते रहो हर चैप्टर वाइज, ठीक है, और जो भी है मोटिवेशन वो लेते रहो और अच्छे से काम करते रहो, सब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। अब वो तो पुराना हो गया कि भैया इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल,
ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है, लेकिन हमने बोला कि भैया अगर कोई चीज कोई सिलेबस तुम्हें मिला है तो वो तुम्हारे औकात के हिसाब से मिला, ठीक है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से मिला है, और लेवल सबके निकलते हैं, तुम्हें पता ही है। सो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए, और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद में आप बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी उठाइए और जल्दी 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 टॉपिक्स की हेडिंग्स देख लीजिए, वहां पर कौन सा डायग्राम है उसको देख लीजिए, कौन सी टेबल है उसको देख लो, थोड़ा सा डाटा वगैरह है तो उसको पढ़ लो, सारी चीजें मेंटेन कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 के साथ। थैंक यू सो मच।